नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें, और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। इस अंक की सबसे पहली खबर प्रदूषण नियंत्रण पर आधारित है। तापीय विद्युत संयंत्रों में फ्लाई ऐश का उपयोग करने के लिए नए नियम अधिसूचित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने कोयला और लिग्नाइट पर आधारित थर्मल पावर प्लांट्स के लिए 3 से 5 वर्षों की अवधि में फ्लाई ऐश का 100% उपयोग सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया है। आइए अब जानते हैं इन नए नियमों की कुछ विशेषताओं के बारे में। इन नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले थर्मल पावर प्लांट्स को प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत यानी पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के तहत उपयोग नहीं की गई फ्लाई ऐश पर 1000 रुपये प्रति टन की दर से आर्थिक दंड देना होगा। फ्लाई ऐश के उपयोग संबंधी लक्ष्यों को अप्रैल 2022 से आरंभ किया जाएगा। इसके तहत एकत्रित आर्थिक जुर्माना राशि को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के इस काम के लिए नामित खाते में जमा किया जाएगा। ये नियम फ्लाई ऐश नीति के अनुरूप है। इस नीति का उद्देश्य फ्लाई ऐश के उपयोग को विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया में एक अभिन्न क्रियाकलाप के रूप में स्थापित करना है। साथ ही सभी प्रयासों के माध्यम से फ्लाई ऐश के उपयोग को संधारणीय आधार पर अधिकतम 100% तक करना है। फ्लाई ऐश एक महीन पाउडर होता है जो विद्युत उत्पादन संयंत्रों में कोयले के दहन का एक बाई प्रोडक्ट होता है। इसे विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन के बाद निकलने वाली यानी एग्जॉस्ट गैसों से स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स या बैग फिल्टर्स द्वारा एकत्र किया जाता है। ये पोर्टलैंड सीमेंट की तरह होता है, लेकिन ये रासायनिक रूप से भिन्न होता है। इसका उपयोग कंक्रीट और सीमेंट उत्पादों, सड़क के आधार में, धातु पुनर्प्राप्ति आदि में किया जाता है। कार्बनिक प्रदूषकों, भारी धातुओं आदि की उपस्थिति के कारण फ्लाई ऐश विषाक्त होती है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है बदलते विश्व में वनों के महत्व को समझना। ये रिपोर्ट वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2017 से 30 के कार्यान्वयन में वैश्विक स्थिति का प्रथम मूल्यांकन है। ये वनों और लोगों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। इस रूपरेखा को वैश्विक वनों से संबंधित 6 लक्ष्यों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। आइए अब जानते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों के बारे में। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2000 में लगभग 14% की तुलना में वर्तमान में 18% वनों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में नामित किया गया है। विश्व की 40% अक्षय ऊर्जा की पूर्ति वनों से होती है। ग्रामीण क्षेत्रों के 40% अत्यधिक निर्धन लोग वनों और सवाना क्षेत्रों में निवास करते हैं। इसके अलावा वनीय परिदृश्य दूरस्थ क्षेत्र और बाजारों से निम्न स्तरीय माध्यमों से जुड़े होते हैं। इस तरह इन परिदृश्यों में व्यवसायों को स्थापित करना और आजीविका अर्जित करना कठिन हो जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा, भुखमरी और पोषण से संबंधित नीतिगत निर्णयों में वनों को सामान्य तौर पर महत्व नहीं दिया जाता है। आइए अब जानते हैं रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं के बारे में। इसमें कहा गया है कि संबंधित क्षेत्रकों के बीच मौजूदा अंतरालों को समाप्त करना चाहिए। साथ ही संधारणीय विकास प्रक्रिया से जुड़े सभी अभिकर्ताओं के बीच संपर्क स्थापित करना चाहिए। जब इन वैश्विक वनों के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की निगरानी करने की बात आती है, तो कुछ लक्ष्यों के लिए मानकीकृत और तुलना करने योग्य आंकड़ों की कमी एक चुनौती बन जाती है, जिसके समाधान की आवश्यकता है। अगली खबर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अर्चना सोरेंग के अनुसार जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशज लोगों को उनके अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। अर्चना सोरेंग भारत की देशज खरिया जनजाति समुदाय की जलवायु कार्यकर्ता हैं। खरिया जनजाति ओडिशा में पाई जाती है। ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन युवा सलाहकार समूह की सदस्य भी हैं। अर्चना ने संयुक्त राज्य जलवायु शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने में देशज लोगों द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका और उनके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को रेखांकित किया है। आइए जानते हैं जलवायु शिखर सम्मेलन में अर्चना द्वारा कही गई मुख्य बातों के अंश। उनके अनुसार देशज और हाशिए पर स्थित लोगों को वनों का संरक्षण करने और प्रकृति के साथ विश्व के संबंध को पुनर्स्थापित करने का ज्ञान था। हालांकि विश्व इस तथ्य को अस्पष्ट रूप से स्वीकार करता है। आदिवासी और अन्य देशज समुदायों के युवा अपने पूर्वजों के सदियों पुराने पारंपरिक ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देशज लोगों को उन विकास संबंधी परियोजनाओं को अस्वीकार करने का अधिकार दिया जाना चाहिए
जो लोगों के साथ साथ पर्यावरण को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हो। आइए अब आपको बताते हैं देशज लोगों को विकास के केंद्र में रखने के लिए उठाए गए कदम क्या हैं। सबसे पहले है जैविक विविधता अभिसमय के तहत आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से प्राप्त लाभों के उचित और न्यायसंगत साझाकरण यानी ABS एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग पर नागोया प्रोटोकॉल 2010। ये आनुवांशिक संसाधनों से संबद्ध पारंपरिक ज्ञान को शामिल करता है। भारत में वन अधिकार अधिनियम 2006 वन में निवास करने वाले जनजातीय समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों के उपयोग संबंधी अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। अगली खबर किसानों से संबंधित है। किसान संगठन ने सरकार के क्रमबद्ध उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP भुगतान संबंधी प्रस्ताव को लागू करने का विरोध किया है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग द्वारा गन्ना उत्पादकों को क्रमबद्ध भुगतान करने वाले मॉडल को लागू करने वाली अनुशंसाओं पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। नीति आयोग के अनुसार यदि किसानों को गन्ना FRP का 60% अग्रिम के रूप में भुगतान किया जाता है तो ये उनकी संपूर्ण A2 और FL यानी कृषि श्रम लागत को शामिल करेगा। साथ ही उन्हें कुछ अधिक भुगतान भी प्राप्त होगा। किसानों के लिए A2 लागत में उन सभी भुगतान लागतों को शामिल किया जाता है जो किसानों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों आदि के लिए किए जाते हैं। A2 प्लस FL की लागत में A2 लागत के साथ साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम का मूल्य भी शामिल होता है। उचित एवं लाभकारी मूल्यों के बारे में FRP को गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के तहत निर्धारित किया जाता है। ये वो न्यूनतम मूल्य होता है जिसका चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान करना होता है। केंद्र सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP की अनुशंसाओं के आधार पर गन्ने के FRP को निश्चित कर दिया है। हालांकि कुछ राज्य सरकारें राज्य परामर्शी मूल्य यानी स्टेट एडवाइज्ड प्राइस SAP की घोषणा करती हैं, जो सामान्यतः केंद्र के FRP से ज्यादा होता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है। ये खरीफ फसलों, रबी फसलों, गन्ना, कच्चे जूट और खोपरा नामक जिन्सों के 5 समूहों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की अनुशंसा करता है। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार निजी बैंक प्रमुखों का कार्यकाल 15 वर्षों में समाप्त हो जाना चाहिए। RBI ने निजी बैंकों के लिए कई निर्देश निर्धारित किए हैं जो कॉरपोरेट बैंक अभिशासन को बेहतर बनाने में सहायक होंगे। इन प्रमुख निर्देशों में शामिल है समय समय पर आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियों के अधीन प्रबंध निदेशक यानी MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO या पूर्णकालिक निदेशक के पद पर किसी एक ही व्यक्ति को 15 वर्षों से अधिक समय तक उसी पद पर नहीं रहने दिया जा सकता है। इसके बाद 3 वर्ष की विराम अवधि के बाद उन्हें पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। इस अवधि के दौरान व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बैंक या उसकी समूह संस्थाओं में नियुक्त या उनसे संबद्ध नहीं किया जाएगा। हालांकि इसमें कई अपेक्षित सुधारों की आवश्यकता है। जैसे पिछले कुछ वर्षों में जोखिम विमुक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में खाली पदों को निजी बैंकों द्वारा भर लिया गया था। भारत के निजी बैंकों में नियंत्रण एवं संतुलन का अपर्याप्त तंत्र दिख रहा है, जैसे कि यस बैंक संकट के दौरान दिखा था। सभी उधारदाताओं को चूक की दरों में वृद्धि का खतरा है, भले ही परिसंपत्ति की गुणवत्ता में समग्र सुधार हुआ हो। आइए अब बात करते हैं इस निर्णय के महत्व की। इससे CEO के पद में शक्तियों का संकेंद्रण कम होगा, बोर्ड को सशक्त बनाकर उचित नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित होगा, लेखा परीक्षा तंत्र और जवाबदेही में सुधार होगा। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स के प्रथम संस्करण में भारत 49वें स्थान पर है। ये चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा गुड गवर्नमेंट इंडेक्स की वार्षिक श्रृंखला में प्रथम संस्करण है। ये इंस्टीट्यूट सिंगापुर में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। इसने 34 संकेतकों पर विश्व भर में 104 देशों की सरकारों की प्रभावशीलता और क्षमताओं का आकलन किया है। इन 104 देशों में विश्व की 90% जनसंख्या को शामिल करने वाले देश शामिल हैं। इसने भारत को 0.516 के स्कोर के साथ 49वें स्थान पर रखा है, जबकि फिनलैंड 0.848 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। प्रोजेक्ट दंतक।
ये भूटान में अपनी हीरक जयंती यानी डायमंड जुबली मनाने जा रहा है। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1961 को सीमा सड़क संगठन द्वारा की गई थी। इसे भूटान में अग्रणी वाहन चालन योग्य सड़कों के निर्माण का कार्यभार सौंपा गया था। प्रोजेक्ट द्वारा निष्पादित कुछ उल्लेखनीय परियोजनाओं में पारो विमानपत्तन, थिम्पू त्रासीगंग राजमार्ग, दूरसंचार और जल विद्युत अवसंरचना आदि का निर्माण शामिल है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री। सिप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। ये संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में अनुसंधान के प्रति समर्पित है। इसके नवीनतम सैन्य व्यय डेटाबेस यानी मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस के अनुसार भारत वर्ष 2020 में विश्व में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश था। इसमें पहला अमेरिका और दूसरा चीन था। विश्व स्तर पर सैन्य व्यय में अमेरिका का 39%, चीन का 13% और भारत का 3.7% का योगदान था। तीनों देशों के सैन्य व्यय में वर्ष 2019 की तुलना में वृद्धि हुई है। गोवा में अवसंरचना परियोजनाओं पर उच्चतम न्यायालय का पैनल। गंभीर पर्यावरण संबंधी चिंताओं को उठाते हुए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति CEC ने गोवा रेल परियोजनाओं पर आपत्ति प्रकट की है और विद्युत और सड़क योजनाओं में परिवर्तन करने का भी सुझाव दिया है। ये परियोजनाएं भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य और मुल्लिम राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती हैं। पश्चिमी घाट के गिरिपद में स्थित भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा के 4 संरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों में सबसे बड़ा है और इसमें मुल्लिम राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS। हाल ही में रूस ने वर्ष 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अपनी वापसी और वर्ष 2030 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में बात करें तो ये वर्ष 1998 में प्रक्षेपित निम्न भूकक्षा में स्थापित एक बड़ा अंतरिक्ष यान है। इसमें 5 अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का नासा, रूस का रोसकॉस्मोस, जापान का जाक्सा, यूरोप की यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडा की कनाडा अंतरिक्ष एजेंसी। ये अंतरिक्ष में एक अस्थिर प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कई विषयों में अत्याधुनिक अनुसंधान करने के लिए प्रयोग की जाती है। ये नवंबर 2000 से निरंतर परिचालन में है। DRDO ने हेलीकॉप्टर इंजन अनुप्रयोग के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड विकसित किया है। ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा आरंभ किए गए एक कार्यक्रम का हिस्सा है। इसमें निकेल आधारित सुपर मिश्र धातु का उपयोग करके सिंगल क्रिस्टल हाई प्रेशर टरबाइन ब्लेड के 5 सेट विकसित किए गए हैं। रणनीतिक और रक्षा अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले हेलीकॉप्टर को चरम स्थितियों में विश्वसनीय संचालन के लिए सुगठित और शक्तिशाली एयरो इंजन की आवश्यकता होती है। इस उपलब्धि के लिए अत्याधुनिक सिंगल क्रिस्टल ब्लेड का उपयोग किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस सहित बहुत कम देशों के पास ये क्षमता विद्यमान है। सेरो सर्वेक्षण। अखिल भारतीय सेरो सर्वेक्षण का संचालन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा किया जाता है। इसमें व्यक्तियों के समूह के रक्त द्रव्य का परीक्षण किया जाता है। इसमें नाक, गले और मुंह के तरल पदार्थ का परीक्षण नहीं किया जाता है। ये प्रतिरक्षा के एक संकेतक के रूप में किसी विशिष्ट संक्रामक रोगजनक के विरुद्ध एंटीबॉडी के प्रसार का अनुमान लगाता है। ये सुरक्षात्मक एंटीबॉडी की पहचान की बजाय सभी एंटीबॉडी का पता लगाता है। आपको बता दें कि व्यापक पैमाने पर परीक्षण में एक सुरक्षात्मक एंटीबॉडी का पता लगाना बेहद कठिन है। लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स एक उत्कृष्टता और देखभाल का केंद्र। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के साथ मिलकर भारतीय सेना की एक पहल है। इसकी परिकल्पना लद्दाख के युवाओं के लिए बेहतर भविष्य को सुरक्षित करने के लिए की गई है। ये देश में मौजूद विभिन्न मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश परीक्षाओं के लिए लद्दाख के युवाओं को 12 माह की अवधि का मार्गदर्शन और उसके लिए एक पूर्णकालिक आवासीय कार्यक्रम है। कानपुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीय अखंडता और शैक्षणिक विकास संगठन यानी नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी निष्पादन एजेंसी है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी
कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। लेकिन तब तक के लिए विजन IAS की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को याद रखें और कोरोना के खिलाफ 1 मई से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से ऊपर आयु के सभी लोग टीका लगवाएं और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। हाँ, लेकिन इसके साथ ही मास्क पहनें, हाथ और मुंह साफ रखें और 2 गज दूरी का पालन करें। और इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।